मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाने का उनका सपना था जो अधूरा रह गया, वो पीड़ मेरे अंदर अभी है। अगेन मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, जब तक इस देश में इस विचार का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। वो टर्निंग पॉइंट, वो जो द ग्रेट चमार लिखने का आया, आपके दिमाग में आया कि ये आर्मी खड़ी होगी, उसका नाम आर्मी क्यों रखा? मतलब 2013 के बाद तो ये तय हुआ कि अब अपने लिए जीना ही नहीं। ये आपने कहा ना कि घोड़ी मूंछ, ये जो मूंछ रखे हैं उसी का कारण है क्या? कोई चुनौती देता है तो स्वीकार करता, कोई धमकी देता है तो? चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जो अपने जज्बे, अपने जुनून, अपने संघर्ष से आज लाखों लाख युवाओं की प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बिना भूमिका बनाए मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपके अंदर अपने समाज, दलित समाज, वंचित समाज को आगे बढ़ाने का सपना कैसे और कब आया? देखिए, मैं जिस परिस्थिति में पला बड़ा हूँ, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, माँ हाउस वाइफ थी। घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नौकरी पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा भी कई तरह के प्रयास एक परिवार को करने पड़ते हैं कि वो आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन का निर्वहन कर सकें। तो बड़ी करीब से गरीबी, बेबसी, लाचारी, अभाव देखा है और मैं गरीबी की जो पीड़ा है उसको समझता हूँ। मेरी माता जी हाउसवाइफ तो थी, लेकिन वो भी सामान्य महिलाओं की तरह अपने घर को शक्ति देने के लिए, ताकत देने के लिए, मेरे पिता के हाथों को मजबूत करने के लिए वो पशु पालकर, खेत से चारा लाकर, जो महिलाओं के अंदर अपने परिवार को शक्ति देने की जो एक भाव है जी, उसको उन्होंने किस तरह से पीड़ा सह के निभाया। वो अपनी वजन से ज़्यादा वजन को सर पे उठा के कई किलोमीटर से लाती थी। अच्छा। जब मैं छोटा था तो उनका हाथ बटाने के लिए जाता था स्कूल से आने के बाद। कई बार लेट हो जाता था तो वो खुद ही आ जाती थी। कोशिश करता था कि अपनी माँ की लाठी बन सकूं। और इस तमाम अभाव में कई बार दिल्ली आने का मौका मिला जब कई आंदोलन हुए। और महापुरुषों को तो, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे और सामाजिक मूवमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी होने के बाद माननीय काशीराम साहब की मूवमेंट से, वामसेव से जुड़े रहे और सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को समझते थे। तो उनके जो संस्कार हैं, उनके जो विचार हैं वो मेरे अंदर हैं। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो तब हुआ जब मेरे पिता बीमार हुए और उनको अच्छा इलाज दिलाने में, एक बेटा होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, मैं बहुत कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। 11 जनवरी 2013 को जब वो हमारे बीच से गए, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, जो पैदा हुआ उसको जाना है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पैसा क्या होता है, पावर क्या होती है, पॉलिटिकल पावर से किस तरह से चीज़ों को आसान किया जा सकता है। फिर मैंने वो रास्ता चुना कि भाई कोशिश करनी है कि हम किसी के आंसू पूछ सकें, किसी की आवाज़ बन सकें। जैसे बाबा साहब ने मूक नायक उनके लिए था जो अपनी बात नहीं कह सकते थे, बहिष्कृत भारत। तो बाबा साहब ने मन से, कर्म से, वचन से, लेखनी से, संघर्ष से, आंदोलन से संगठन बना के समाज में शक्ति का प्रभाव पैदा किया। उनसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने लंबे समय अपने जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर, जब उनके जीवन को पढ़ने का, जानने का, समझने का, अपने लिए वीरेश साहब कोई भी जी सकता है जी। मैं, आप, दुनिया का हर व्यक्ति जो अपने और अपने परिवार के लिए जी सकता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए कुछ करना, इसी को हमारे संतों गुरुओं ने, जो मानवतावादी विचारधारा जिसको हम लोग पालन करते हैं, बेगमपुरा, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के जो विचार हैं, भगवान बुद्ध के जो विचार हैं,
गुरु कबीर जी के जो विचार हैं मानवता के, उन विचारों ने जो शक्ति, उन विचारों को जानने के बाद मेरे अंदर तैयार हुई, उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ दिल्ली में अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जो काम अधूरा छूट गया है बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब का, फूले साहू जी महाराज का, उसको हम लोग मिलकर पूरा करें। तो वो चेतना चंद्रशेखर से आज़ाद बनने की वो कैसे आई और कब से शुरुआत कर दिया आपने संघर्ष की? जब आपके पिता की मौत हुई 2013 में, उसके बाद कैसे आपने अपने अंदर के आक्रोश को बाहर लाने की कोशिश की? कैसे अपने समाज को उठाने की कोशिश की? दो रास्ते थे मेरे पास। मैं अपने बारे में सोचूं, अपने परिवार के बारे में, या जो तकलीफ मैंने महसूस की पैसे के अभाव में, पॉलिटिकल अप्रोच ना होने के कारण। आज अगर कोई बीमार होता है, मैं एम्स ऋषिकेश की जो गवर्निंग बॉडी है, मैं उसका मेंबर हूं। अगर वहाँ किसी को भर्ती कराना हो या इलाज में किसी पैसे बिना को समस्या होती तो मैं वहाँ के डायरेक्टर से डायरेक्ट बात करके उनकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उस समय कोई ऐसा नहीं था। वो टर्निंग पॉइंट, वो जो द ग्रेट चमार लिखने का, नहीं, वो बहुत बाद में वो टर्निंग पॉइंट जो आपको इस तरफ ढकेल दी। भाई आप नौकरी भी कर सकते थे, नहीं, आप पढ़े लिखे थे, लेकिन मैं फिर स्पष्ट करता हूँ जी, आंदोलन को सहयोग करना, वो जब तक सबने होश संभाला तब से हम लोगों ने इस काम को शुरू किया जी। लेकिन असल परिवर्तन जो आया वो 2013 के उस इंसिडेंट से आया, जब मैंने अपने आप को असहाय महसूस किया। और मुझे लगा कि अगर ये सब चीज़ें मेरे पास होती, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, मेरे परिवार में कोई मजबूत आदमी होता, तो मैं अपने पिता की जान को बचा लेता। एक बेटा अपने पिता के लिए क्या कर सकता है, इसके लिए सीमाएं नहीं, और एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या करता है, उसके लिए भी कोई सीमाएं नहीं है। तो पिता गुरु भी होते हैं, पिता हिम्मत भी होते हैं, रीढ़ की हड्डी भी होते हैं, और पिता हीरो भी होते हैं। कोई भी परेशानी उनके सामने रख दो और वो कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो आपको नहीं पता है। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले मेरे फादर चाहते थे कि मैं पढ़ने के लिए विदेश जाऊं। उन्होंने उसकी प्रिपरेशन भी की, लेकिन जब ये सब चीज़ें आई तो हम मिडिल क्लास परिवार है, मिडिल क्लास परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो इतना बड़ा वो परिवर्तन था। फिर उसके बाद हमने और हमारे साथियों ने भीम आर्मी बनाई। पहले मैं और भाई विनय जी, फिर भाई कमल जी और तमाम साथी फिर जुड़े, और धीरे धीरे ये संघर्ष का कारवां मोटरसाइकिल से शुरू हुआ। हाँ, 2013 के बाद 2013 के बाद मतलब 2013 के बाद तो ये तय हुआ कि अब अपने लिए जीना ही नहीं है। अब तो इस महापुरुषों के आंदोलन में जितना भी योगदान हम लोग कर सकते हैं। और वो समय था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। वो एक आंदोलन का दौर था जब डिमोशंस हुए थे बहुत बड़े पैमाने पे। पार्लियामेंट में जो बिल था रिजर्वेशन प्रमोशन, वो बिल फाड़ दिया गया था। समाज में बड़ा आक्रोश था। एक तरफ समाज में आक्रोश था, चिंताएं थी, हर जगह पे आंदोलन हो रहे थे, विरोध के स्वर फूट रहे थे, और दूसरी तरफ मैं इस पीड़ा में उनका भी हिस्सा बन रहा था, और इस पीड़ा में अपने फादर को भी किसी तरह कोशिश कर रहा था कि वो हमें छोड़ के ना जाए। फिर भीम आर्मी का निर्माण हुआ, और वो बोर्ड जिसकी बात जिक्र करते हैं, मैं कई बार मैंने मीडिया को बताया कि वो मेरा गांव नहीं। हाँ, ठीक है। मेरा गांव वहां से 10-12 किलोमीटर दूर है। वो गांव घड़कोली। तो खैर, वो जो भीम आर्मी बनाया आपने, तो भीम आर्मी बनाया तो आपने वो यात्रा कैसे शुरू की? फिर आया आपके दिमाग में आया कि ये आर्मी खड़ी होगी, उसका नाम आर्मी क्यों रखा? देखिए, आर्मी इसलिए कि आर्मी 4 वर्ड से मिलकर बना है, ARMY। जब आप उसके फुल फॉर्म को देखोगे तो तब आपको समझ आता है कि एक ऐसी सेना, हर वर्ड का एक अलग मीनिंग है, एक ऐसा समूह जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करे और वो किसी भी डर भय से परे हो।
जिसका जीवन उस उद्देश्य के प्रति समर्पित हो। इसलिए आर्मी बनाई और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने 1924 में समता सैनिक दल बनाया था। और समता सैनिक दल के जरिए उन्होंने समाज में आत्मबल पैदा करने का काम किया, समाज में बहुत सारी परेशानियों को दूर करने का काम किया, समाज को नेतृत्व करना सिखाया। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये आज़ादी देता है कि आप अपना सामाजिक संगठन बना के अपने समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को, उनकी दुख तकलीफों को, जो राइट टू प्रोटेस्ट भी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के को सर माथे रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई एनडीए की, तो चारों तरफ एक ही शोर था कि अब संविधान को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारे लिए अगर सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ है तो संविधान है। लोग उसको सर माथे राजनीतिक तौर पे भी लगाते हैं, लेकिन मैं उसको सर माथे इसलिए लगाता हूँ कि मैं सिर्फ उसको पूजता नहीं, उसके विचारों का भी पालन करता हूँ। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं स्पष्ट तौर पे बात कहना चाहता हूँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और भारतीय संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं किस धर्म में अपनी आस्था रखता हूँ। ये भी भारतीय संविधान का आर्टिकल 25-26 देता है। ना मैं किसी धर्म का अपमान करता हूँ और ना किसी धर्म को नीचा दिखाना चाहता हूँ। बस मैं मानवता का जो विचार है, प्रेम का, भाईचारे का, मैं उस विचार का बड़ा समर्थक हूँ। तो जब आपने भीम आर्मी बनाई और मोटरसाइकिल से कारवां शुरू हो गया, तो उसमें अड़चने भी आई होंगी, रोकने की कोशिश भी की गई होगी, लेकिन अंदर का जो आपका जज्बा था वो आगे बढ़ाता गया। कैसे रहा वो? नहीं, जब आदमी किसी उद्देश्य को लेकर चलता है, तो आदमी कोई भी सफर करता है। आप जब चले होंगे आज इंटरव्यू के लिए, जी। बीच में आपका फोन आया कि भाई मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो आपने अपने से बताया कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं कहीं, तो उनका रूट लग गया है। तो जब आप कोई सफर करते हैं तो उसमें परेशानियां भी आती है। तय आपको ये करना है कि आपका ध्यान मंजिल पे है या रुकावटों पे है। हमारा ध्यान मंजिल पे है, रुकावटों पे नहीं। रुकावटें तो हर कोई भी आप काम करोगे, रुकावटें आएंगी, तो रुकावटों की परवाह नहीं करते। रुकावटें बहुत आई। सबसे पहले तो घर परिवार के लोगों ने कहा कि ये गलत रास्ता है, पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने परिवार के बारे में सोचो। ये भी कहा गया कि कई लोगों ने, बड़ों ने ये भी कहा कि इसका कोई भविष्य नहीं है, कल कोई पूछेगा नहीं, कल कोई पूछने वाला नहीं होगा, पुलिस मुकदमे लिख देगी, जेल चले जाओ, कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन जो दिल में चल रहा था उसके आगे सब बातें बहुत छोटी थी। जेल जाने से डर नहीं लगता? नहीं, जेल में इंसान रहते हैं। आत्मचिंतन की सबसे अच्छी जगह जेल है। आपको अपने पराये का, दोस्त दुश्मन का और दुनिया का एहसास होता है जब आप अकेले रहते हैं। और मैं तो 16 महीने रहा एक साथ। उस जेल के जीवन से मैंने लिखा था एक आर्टिकल, जेल मेरे लिए वरदान साबित हुई। मुझे जेल इसलिए भेजा गया था कि मेरा हौसला तोड़ दिया जाए। आजकल सरकारें जब किसी को डरा नहीं पाती तो जेल भेज देती, मुकदमे लगा के। और उस जेल ने मुझे इतनी शक्ति दी कि जो मेरे अंदर जो भी भय था वो चला गया। एक भय बच जाता था कि वह जान जा सकती है, हत्या हो सकती है। लेकिन इस सफ़र में वो भी दिन अपनी आंखों से देखा, तो उससे ये हुआ कि वो भय भी चला गया। तो अब कोई निर्भय, हम पहले भी थे, अब और निर्भय है। अब मुकदमे का कोई डर नहीं दिखा सकता, जेल का कोई डर नहीं दिखा सकता। देखिए, मुकदमे से क्या होता है, मुकदमे आपको सजा करा सकते हैं। जिस जेल से जाने से आदमी डरता, मैं ऑलरेडी उस जेल में 2 बार तिहाड़ में रहा हूँ। कई और जेलों में, जयपुर गया एक आंदोलन में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने पकड़ के 4 दिन जेल में रख दिया। मैं लखनऊ जेल में रहा। तमाम जेलें देखी, जेल का कोई डर नहीं है। मुकदमे में वो सजा करा क्या करते हैं, डर ये होता है कि सस्ता खत्म हो जाएगी। मेरी पहचान सस्ता से नहीं है, मेरी पहचान मेरे काम से है। मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूं और मैंने अपने जीवन को इस काम के प्रति समर्पित किया है। जितना मुझे नुकसान पहुंचा जाएगा उतनी मेरी शक्ति बढ़ेगी। आपको मैं आज इस बात को बता रहा हूँ। जितना दबाया जाएगा, हाँ, वो समय चला गया कि दबाने वाला। ना मैं दबता हूँ ना डरता हूँ। कोई प्यार से, सम्मान से बात करता है
तो सम्मान देता हूँ, कोई लगता है कि इसके सम्मान में खोट है तो दूरी बना लेता हूँ। ना किसी को बुरा कहता हूँ, ना किसी का बुरा करता हूँ। कोई चुनौती देता है तो? स्वीकार करता हूँ। कोई धमकी देता है तो? ये लोकतंत्र में इतनी तो व्यक्ति की आज़ादी हो सकती है कि धमकी दे, लेकिन धमकी का स्तर क्या है ये चेक करना पड़ेगा। कोई धमकी देता है कि हम उनको राजनीति में कामयाब नहीं होने देंगे तो उसका स्वागत करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, पार्षद का भी, प्रधानी का भी। कुछ नहीं कहा, उनका सम्मान किया और फिर अपने काम में लग गए। कुछ ऐसे साथी भी जिन्होंने इस सपने मेरी बहुत मदद की। मेरा सपना कभी सांसद बनना था नहीं। मेरा सपना तो एक ही है जो माननीय काशीराम साहब का अधूरा रह गया है। वो चाहते थे एक दिन अम्बेडकरवादी सोच का, बुद्धवादी सोच का व्यक्ति, सतगुरु रविदास जी महाराज के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति इस देश में प्राइम मिनिस्टर बने। ये उनका सपना था। चीफ मिनिस्टर तो अपने रहते उन्होंने 3 बार बना दिया। कई और स्टेटों में भी उन्होंने लोगों को मदद करके चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनाने का उनका सपना था जो अधूरा रह गया। वो पीड़ मेरे अंदर अभी है। मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे हमारा आंदोलन और विस्तृत हो और एक दिन आए कि जब हम रहे ना रहे, लेकिन इस आंदोलन से तैयार हुआ नेता वो प्राइम मिनिस्टर बने और इस विचार को, मानवतावादी विचार को, जहां आज भी लाखों लोग भूखे पेट बिना छत के मैले कुचले कपड़ों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहां मानवता का सम्मान और हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाए। तो उस सपने को कि सबको सुख सुविधा सम्मान मिले, श्रम की इज्जत हो, परिश्रम की इज्जत हो, जात की इज्जत ना हो, धर्म के आधार पे ना हो, कर्म के आधार पे। आज जो सबसे बुरा काम है वो कौन करता है वीरेश भाई? जो गटर में उतरता है, दूसरे गंदगी साफ करता है। क्या इस देश के अंदर वो भाव है कि उस गटर में उतरने वालों को, गंदगी साफ करने वालों को वो उस तरह का सम्मान दे सके? ये स्पष्ट होता है कि यहाँ सम्मान के लिए पहले पैसा, पावर और जाति, ये 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन मैंने दुनिया घूमी है, मैं समझता हूँ जहां मानवतावादी सोच है वहां पैसा, पावर और आपका कोई उस तरह का रुतबा, इससे बड़ा वहां लोगों के लिए सम्मान का विषय है कि आप अपने देश के प्रति जो कार्य कर रहे हैं उससे कितना देश का फायदा हो रहा है। तो मैंने दुनिया में घूम के देखा कि वहां परिश्रम करने वालों का सम्मान है, जो लेबर क्लास है, मजदूर तबका है, उसका सम्मान है। वो जो बिल्डिंग बनाता है, वो जो महल खड़े करता है, वो जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाता है किसान, भारत में उनका सम्मान चुनावी दिखावा है। अगर दिखावा ना होता तो आज लोगों की स्थिति बदलती। आप वही करने आए? मैं वो जीवित रहा तो करूंगा। अगर उतना जीवन मुझे कुदरत ने दिया, प्रकृति ने दिया तो करूंगा, करके दिखाऊंगा। मुंह से नहीं कुछ भी बोलूंगा। मैं बोलने में कम, काम करने में भरोसा ज्यादा रखता हूँ। बस लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वो अवसर दें, जैसे उन्होंने यहाँ अवसर दिया उसी तरह से अवसर दें, तो फिर कर्म करके जवाब दूं कि क्या बेटर हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बहुत सारी चीजों में बदलाव के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है? मुझे बताओ। जो राजनीति कर रहा है क्या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता? लेकिन मेरी लड़ाई अगर मुख्यमंत्री की होती तो मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। मेरा पूरा फोकस वो विधानसभा के चुनाव पे होता, क्योंकि लोकसभा लड़ने वाला आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनता है। आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? मैंने फिर आपसे कहा अगर अवसर आएगा तो मैं कब मना कर रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री ना बनूं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि वो जो आंदोलन है जिसमें सत्ता एक माध्यम है उन विचारों को, उन विचारों को आगे बढ़ाने का और उन विकारों को नष्ट करने का, जहां से गरिमाई जीवन लोगों को मिले, उस विचार को, उस आंदोलन को लोगों तक जन जागरण के माध्यम से फैलाना और लोगों को जागरूक करना, मैं इसको अपना कर्तव्य और इस आंदोलन के लिए नैतिकता मानता हूं और मैं इस काम कर रहा हूं। बस यही सवाल है कि जिस सपने को आपने देखा है जी, मानवतावादी सोच को, जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन वो सपना लागू होगा देश में? बिल्कुल लागू होगा।
जिस दिन आपके मूवमेंट का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा, वो मानवतावादी सोच देश में लागू होगा। उसके बाद 6 महीने बाद जिन सपनों को अंबेडकर जी ने देखा है, उन सपनों को लागू करेंगे। आपने जिन सम्राट सपनों को अशोक का काशीराम- राज नहीं देखा, मैंने वो पढ़ा। जिन सपनों को काशीराम ने देखा है, उन सपनों को आप लागू करेंगे जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनेंगे, यही ना? मैं प्रधानमंत्री बनूं ना बनूं, लेकिन जिस दिन ये विचार आंदोलन मजबूत होगा, पूर्व के आंदोलन के भांति, और इस विचार से जुड़ा हुआ आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो बनना भी है, मेरी बात को आप याद रखना, बनेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं बनेगा। अच्छा, जब वो बनेगा और उस विचार पे काम करेगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं। मैंने सम्राट अशोक के शासनकाल को पढ़ा है, मैंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को पढ़ा है, और वो था जिसे जब वो भारत सोने की चिड़िया होता था, वो था जब भारत अखंड भारत था, जब इसका साम्राज्य विस्तार ईरान की सीमाओं तक था, जब नेपाल, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, ये इसी का हिस्सा होता था। आप राम राज्य की कल्पना करना चाहते हैं? ये तो आज की सरकार आज के राम राज्य को कहती है कि ये राम राज्य है। अभी एक मैंने ट्वीट किया है, शायद हो गया, जहां एक नीला झंडा प्रतापगढ़ में लगाने पे, आई थिंक प्रतापगढ़ का ही है, उस बच्चे को पीटा गया, उसकी वीडियो भी है, एक टीवी चैनल्स के लिंक पे मैंने देखा, और उसके जगह पे एक दूसरा झंडा, भगवा झंडा लगा दिया गया। उस बच्चे ने कहा कि भाई आप भगवा झंडा इससे ऊपर लगा लो, इसके साथ लगा लो। तो उनको इस बात से वो नहीं था कि इसके साथ लगे, इससे ऊपर लगे, उनको था कि ये नीला झंडा नहीं लगना चाहिए। तो जहां आज भी इतनी गैर बराबरी देश में हो कि घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे, बाइक खरीद के चलाने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, आज भी अगर जाति के आधार पर अन्याय होता है, तो उस देश की सोच ने कितना विकास किया। संविधान तो लागू हो गया था, लेकिन क्या इस देश में सब लोग संविधान को आत्मर्पित कर पाए, अपने 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 खुद से जोड़ पाए, उसकी भावनाओं को, उसके उद्देश्यों को अपने अंदर समाहित कर आपने पाए? कहा ना कि घोड़ी, मूछ, ये जो मूछ रखे हैं उसी का कारण है क्या? मेरे फादर मूछ रखते थे। अच्छा, हमारे यहाँ मेरे ताऊजी भी मूछ रखते थे, मेरे बाबा जी भी मूछ रखते थे। तो ये हमारे यहाँ पहले से है, और मैं अपने फादर के समय से मूछ रखने लगा था। और मैं क्योंकि मानवतावादी हूँ, तो मैं इसको कोई बहुत बड़ा सिंबल नहीं मानता हूँ। जो मानते हैं उनको सोचना चाहिए, अगर ये कुदरत ने हमारे बॉडी के हार्मोन्स से बनाए हैं कि पुरुषों को इस तरह के ये बाल जनरेट होते हैं शरीर के कई जगहों पे, तो ये कई जगह देखिए, आप बहुत सारे संतों गुरुओं को देखेंगे तो ये वो बाल उनके वो उसमें कटवाते नहीं है, तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो किसी घमंड के या गौरव के प्रतीक नहीं होते हैं। ये नेचुरल एक वो बाल, सर के बाल आते हैं, वो सो कोई सवाल भी नहीं है। हाँ। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि काशीराम जी का आपके जीवन पर कितना असर है? काशीराम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ा असर है उनके जीवन का। जब मैंने उनको पढ़ा, जब हम छोटे थे तो उनकी रैलियों में जाते थे। मेरे आज भी याद है जब वो आए हमारे यहाँ छुटमलपुर में, बराबर में गेहूं का खेत था, वो गेहूं खेत वो काटा गया, मस्जिद के पीछे वो जगह है, कमालपुर रोड हमारे यहाँ बोलते हैं। आपका इंटरव्यू जब हमारे यहाँ लोग देखेंगे तब उनको याद आएगा। बहन जी भी आई थी, साहब भी आए थे, बड़ी रैली हुई थी। तो हम लोग जब छोटे थे तो जाते थे देखने के लिए। जब धीरे धीरे बड़े होते गए तो उनको समझने लगे। लेकिन असल जब मैं जेल में था और मैंने उनको करीब से पढ़ा 2017 में, और उनके जीवन को अपने जीवन से आत्मसात किया। हालांकि मेरा जीवन उस समय कई परिस्थितियों में आगे निकल गया था। काश मैंने उनको बचपन में उस गंभीरता से जान लिया होता तो शायद बहुत सारी उनके जीवन से जुड़ी चीजों को मैं फॉलो करता। लेकिन आज जैसे आप मुझसे आज मिले और आपने मुझे अच्छी बातें कुछ बताई, तो उससे पहले जिन चीजों से मैं आगे निकल चुका हूं तो उस पर तो उनको ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज के बाद मैं उन चीजों को अपने ऊपर लागू करता हूँ। जब मैंने उनको पढ़ा, जाना, तो मुझे समझ आया कि उनके वो सिर्फ एक जन नेता नहीं थे, वो एक संत भी थे। उन्होंने अपने जीवन के जो मूल्य थे उनके, उसको जब हम करीब से देखेंगे तो उन्होंने अपने लिए कोई संपत्ति नहीं बनाई।
कि कोई राजनीतिक दल इस संपत्ति को, आज देखिए जो जिन लोगों ने पैसा कमाया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा के उनको जेल भेजना आसान है, उन पर मुकदमे करना, उनकी छवि खराब करना आसान है। इस बात को काशीराम साहब समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण किया कि मैं संपत्ति नहीं बनाऊंगा, कोई जमीन नहीं खरीदूंगा, कोई घर नहीं बनाऊंगा, परिवार में नहीं लौटूंगा। उन्होंने इस तरह से अपने आप को तैयार किया कि कोई उनको राजनीति में कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था, और इस वजह से वो समाज को बहुत कुछ दे पाए। हम लोगों ने कोशिश किया है कि उनके बहुत सारे मैक्सिमम उनके विचारों को अपने आत्मसात करके अंदर ढाल के और उसी विचारों के आधार पर इस आंदोलन चलाएं। और आज अगर ये आंदोलन इतनी कामयाबी आई है तो इसके लिए मैं उन्हीं महापुरुषों को श्रेय देता हूँ, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के संघर्षशील क्रांतिकारी नेताओं को, युवा साथियों को, जिन्होंने इस लड़ाई को मजबूत बनाया। और मैं भारतीय संविधान को भी, बाबा साहब अम्बेडकर को भी धन्यवाद देता हूँ। इस संविधान में अवसर नहीं होते तो मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा जो गांव से निकल के आया है संघर्ष से, वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता। तो काशीराम जी को जब आपने पढ़ा तो वो अब क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं आप? मैक्सिमम चीजें फॉलो करता हूँ, राजनीति में भी? राजनीति में भी। आप भी संपत्ति इकट्ठा नहीं करेंगे? जिस दिन, अभी तो ऐसा ना, मैं आज कुछ भी बात बोलूंगा तो आप कहेंगे तो समय आएगा तब देखेंगे। नहीं, मुझे एक लंबा समय है, आप देखना। मुझे भरोसा है। मैं अपने जीवन के अभी की कुछ चीजें आपको बताता हूँ। जैसे मैं ये उनसे प्रेरणा तो लेता हूँ, लेकिन मैं कुछ चीजें अपने ऊपर लागू करता हूँ। जैसे मैंने हाथरस के आंदोलन में ये संकल्प किया कि मैं माला नहीं पहनूंगा। मैं लोकसभा का, जब मैं जाता था लोकसभा चुनाव में प्रचार में, तो कहते थे भाई माला पहनो। पहनाते हैं नेता को खुश होकर, प्यार करते हैं लोग, मना करता पहनता नहीं, कि जब अच्छा सांसद बन जाओ तब पहनाएंगे। जब मैं सांसद बन गया तब उन्होंने कहा कि माला पहनो। मैंने कहा कि नहीं। मैंने उनको बताया कि मैंने एक संकल्प लिया है, जब तक इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, अगेन मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, जब तक इस देश में इस विचार का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। एक बात। और मैं संकल्प को ऐसा नहीं कि आगे पीछे, उसको निभाता हूँ। दूसरा, अभी मैं झांसी में था, एक घटना मेरे सामने आई और वो सम्मान पूर्वक वो चांदी का मुकुट लेके आए, पहनाते हैं। तो मैंने घोषणा की कि आज के बाद मैं कोई चांदी का मुकुट या सोने का मुकुट नहीं पहनूंगा, माला नोटों की हो या फूलों की नहीं पहनूंगा। अब मैं परसों एक कार्यक्रम में गया हरियाणा में, तो उन्होंने, संत थे, उन्होंने एक बड़ा चांदी का मुकुट बनवाया। मैंने उनके सम्मान में उसको पहन लिया। पहनने के बाद निकाल के वहीं गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया, सतगुरु समनदास जी के चरणों में, कि भाई जिस व्यक्ति को के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो और अभी वो उस क्षमता में ना, उस ताकत में ना हो, तो उसको पूरा फोकस अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे नहीं। सुख सुविधा उन्हीं के लिए है जो लोग ये मानते हैं कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। अभी तो हम अपने लक्ष्य पे शुरू भी नहीं हुए, तो इसलिए मैंने अर्पित कर दिया और उनसे आग्रह किया कि तो आप इसको अपमान मत समझना। मैं अकेला ऐसा आदमी जिसने बहुत सारे गोल्ड मेडल जो मुझे सम्मानपूर्वक दिए गए, मैंने लिए और फिर उन्हीं को लौटा दिए कि साहब मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ। मैं पहनता नहीं हूँ, उस तरह की अंगूठी नहीं पहनता हूँ, उस तरह का कोई गले में चैन नहीं पहनता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये किसने मना किया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार जिस समाज का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं उसको तो पहनने के लिए भी कपड़े भी नहीं, खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, सुख सुविधा भी उनके जीवन में नहीं है। तो उनके मन में भावना पैदा हो जाए कि भाई हमारा नेता तो जो है ये सब चीज़ें पहनता है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर, मैं तो बहुत बड़ा इस यहाँ गतिरोध इस बात का, बाबा साहब अम्बेडकर कह जितना बेहतर हो सकता पहनो, जिससे कि लोग आपसे प्रेरणा लें, उनके मन में उस तरह का जो उनका मनोबल बढ़े, उनके मन में इस तरह के विचार आए कि हमें भी अपने भाई जैसा बनना है। तो कुछ अवसरों पर, जैसे मैं पार्लियामेंट में जब शपथ लेने गया तो मैंने वो ब्लू कलर का कोट पहना, एक सिंबॉलिक था वो। जब मैं राष्ट्रपति जी के भाषण में गया तो मैंने वो पहना, राष्ट्रपति से मिलने के लिए गया। तो ऐसा नहीं पहनता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि धरातल पे अपने कार्यकर्ताओं को मैं समझाता हूँ कि हमें अपने जिस आंदोलन को हम चला रहे हैं वो हमारा आंदोलन नहीं, पहली बात वो हमारे महापुरुषों का आंदोलन की लेगेसी चली आ रही। तो जिनका आंदोलन उन्हीं की तरह चलाएंगे तो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। अपनी तरह चलाने का प्रयास करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो पहले मैं बहुत बड़े पैमाने पर कैडर में बात कहता हूँ कि आप पढ़ो महापुरुषों को, फूले साहब को पढ़ो, साहू जी महाराज को पढ़ो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ो, महामना रामसुख वर्मा जी को पढ़ो, चौधरी महाराज सिंह भारती जी को पढ़ो, संतराम बी प्रजापति जी को पढ़ो, बाबू श्री विद्याल चौरसिया जी को पढ़ो, ब्रह्मानंद लोधी जी को पढ़ो, मान्यवर दीनावाना वाल्मीकि जी को पढ़ो,
जब पढ़ोगे जानोगे तभी तो उनके रास्ते पे चल पाओगे। अब मैं गाड़ी नहीं चलाना जानता तो स्टीयरिंग बैठे गाड़ी थोड़े चला लूंगा, तो चलाऊंगा तो क्या होगा, तो गाड़ी ठुक जाएगी, कहीं लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए पहले महापुरुषों को पढ़ो, जानो, आत्मसात करो, फिर उस आंदोलन को चला पाओगे, अदरवाइज नहीं चला पाओगे। ये मेरा मानना है, और हम लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं कि अब हमारे बच्चे जो आंदोलन में हमारे छोटे भाई काम कर रहे हैं, एक जो नई जनरेशन हम लोग लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, वो पढ़ रही है, चीज़ों को समझ रही है और बहुत धैर्यपूर्वक काम कर रही है।